नवरात्र शुरू होते हैं, चैत्रीय नवरात्र जब शुरू होते हैं तब से हमारा नया साल शुरू होता है। अच्छा, 27 नक्षत्र के एक नक्षत्र का 4 चरण होते हैं, तो आप 27 × 4 करिए 108। कोई भी मंत्र जाप या कई बार बहुत सी रेमेडी 108 के इर्द गिर्द क्यों घूमती हैं? जिनके नॉर्मल भी हैं तो कुछ रेमेडीज बताऊंगी, उनसे भी आपके शुक्र को बहुत पावर मिलने वाली है। सबसे जरूरी चीज समझने की है उच्च की राशि में होना, उसके बाद राहु का वहां पर आ जाना। राहु जो भी चीज देता करता है ना, वो मल्टीप्लाई कर 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 देता है। बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि ये सूत्र शायद आपने कभी शायद ही सुना होगा कि जिस भी धातु पर शनि महाराज गोचर करेंगे राशि पर, उसी प्रकार का रिजल्ट उसको देंगे। किसी रेमेडी की तरह से मत लीजिए इस दिन को। ये दिन को समर्पण, अपने आप को पूरे कष्टों को समर्पण कर दीजिए कि भगवान शिव के चरणों में मेरा सब कुछ, बस ये है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या इस बात को इस तरह से कर एक बार देखिए तो सही। शांति बनी रहे, सबसे बड़ी बात है शांति रहेगी। जैसे आपने बताया, बिल्कुल घर का माहौल बहुत खराब जल्दी से गर्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो उसे शांत करने के लिए कोई ऐसा उपाय? देखिए जी, ये बात आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला बहुत अच्छा लगा मुझे कि जब हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, मंगल की बात करे जा रहे हैं, तो राजा की भी तो बात करें, जो इस संवत्सर का राजा सूर्य है, उसकी भी तो बात करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट भारती। तो आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा मैम। अगर हम बात करेंगे कि आने वाला जो साल है, सबको पता है मंगल का साल है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो हम जानेंगे कि ये साल कैसा जाएगा। और देखिए, आने वाले महीनों में होली है, होली पे हम डिस्कस करेंगे कि होली पे हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके की रेमेडीज़ करनी चाहिए जिससे हमारे लाइफ में चेंजेस आए। और बात करेंगे कि इस बार सुना है कि ग्रह बहुत चेंज हो रहे हैं, गोचर बहुत हो रहा है, तो आज हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहती हूँ एक भी मिनट आपको ये मिस नहीं करना। हो सकता है कि आज आपकी लाइफ चेंज हो जाए, कि आज आपको वो चीज़ मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा मैम का। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच भारती जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। और मैम, सबसे पहले मैं पूछूंगी, ये मंगल का बहुत ज़्यादा जिक्र चल रहा है कि मंगल का साल है, मंगल का साल है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और अगर मैं बात करूं वैदिक के अकॉर्डिंग, तो मतलब ये क्या है दोनों का, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक आपने शुरू किया है, क्योंकि हम लोग कई बार ना सिर्फ नंबर्स के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल जो न्यू ईयर होता है वो संवत्सर कहलाता है। अच्छा। और वो शुरू होता है जब हमारे नवरात्र शुरू होते हैं, चैत्रीय नवरात्र जब शुरू होते हैं तब से हमारा नया साल शुरू होता है। अच्छा, तो ये है हिंदू यानी कि वैदिक पंचांग के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ हमें एक चीज़ समझनी है, सभी को ये समझना ज़रूरी है आज की डेट में, कि नंबर्स के हिसाब से जब हम काउंट करते हैं तो हमारा जनवरी से हमने जब काउंट किया तो 2025 यानी कि टोटल नंबर 9, जिसमें 2 की एनर्जी भी मिली, 5 की एनर्जी भी मिली और टोटल हमें 9 की एनर्जी मिली। तो ये तीनों ही नंबर्स काम करेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं संवत्सर की, जो कि शुरू होगा 30 मार्च से। अच्छा। जब हमारा पहला चैत्रीय नवरात्र होता है, उस दिन से हमारा संवत्सर शुरू हुआ। ठीक है। तो इस संवत्सर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो राजा हैं वो हैं सूर्यदेव। राजा। ओके। और मंत्री वो भी हैं सूर्यदेव। अच्छा, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताती हूँ भारती, शायद ही बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि राजा और मंत्री को कैसे देखा जाता है। मैं वही पूछना चाहती थी कि राजा मंत्री है क्या, मतलब इस चीज में भी राजा मंत्री भी आ जाते हैं? क्योंकि ये हमारा आज का तो लेखा जोखा नहीं है, ये पद्धति, ये परंपराएं तो हमारी सदियों से, वैदिक काल से चलती आई हैं। जी। तो इवन जब राजा विक्रमादित्य के समय से ये चीज़ें शुरुआत हुई संवत्सर की, तो उस समय में भी हमने इस चीज़ों को देखा कि हमने सालों के भी, यानी कि जो संवत्सर एक तरह से माना जाए तो पूरा साल है, तो इसका एक राजा होना चाहिए कि कौन प्लैनेट इस साल में ज़्यादा अपना प्रभाव देगा। ठीक है। और उसी हिसाब से उसका एक मंत्री होता है, जैसे राजा का एक मंत्री होता है, वो राजा यानी कि जो भी ग्रह राजा बना, वो अपने मंत्री से गणना कर यानी कि दोनों का सामंजस्य होकर दोनों के प्रभाव मिलते हैं। तो मंत्री को हम कैसे देखते हैं? बहुत से लोगों को, इवन कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी केवल पंचांग पर देख लेते हैं कि ये राजा है और ये मंत्री है। अच्छा। देखा जाता है, तो मैं आप सभी को बताऊं कि मंत्री देखने का एक बहुत सूक्ष्म सा सूत्र है। जिस भी संवत्सर में, जब संवत्सर शुरू हुआ तो पहली सूर्य की संक्रांति जब होती है, तो जिस दिन पर हुई
उस दिन का स्वामी जो भी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य ने संक्रांति की बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन, तो जो गुरुवार के दिन संक्रांति हुई है तो गुरु मंत्री बनेंगे। ओके, मतलब डे वाइज, अगर डे जो होगा उसके अकॉर्डिंग। तो जिस दिन पर संक्रांति हुई उस दिन के लॉर्ड को, यानी कि उसको हम मंत्री बनाते हैं। मतलब तो इस साल जो संक्रांति हुई थी वो संडे को हुई थी, हमारा संवत्सर जब शुरू होगा तब। अच्छा जी, ओके, मतलब संक्रांति जिस दिन शुरू होती है, मतलब सूर्य जिस दिन अपनी राशि में परिवर्तन, जी, जब परिवर्तन करते हैं एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जब जाते हैं उसको संक्रांति कहते हैं। तो ये तो हर महीने होती है। ओके, तो जब पहली संक्रांति होती है उस दिन को लिया जाता है, उस ग्रह को मंत्री बनाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा सा एक नया सा टॉपिक, आई सपोज बहुत से लोगों को जानकारी मिलेगी। और इन दोनों ही ग्रहों को मिला जुलाकर प्रेडिक्शंस निकाले जाते हैं कि ये पूरा साल कैसा हो सकता है। बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ पे मैं अगर जो अभी तक समझ पाई हूँ, तो यहाँ पे मैं सूर्य और मंगल का एक कॉम्बिनेशन समझ पाई हूँ। नहीं, मंगल का साल हो गया, फिर सूर्य एक देखिए, मैं एक ब्रीफ में फिर से एक थोड़ा सा आपको बताती हूँ जितना मुझे ज्ञान है। नंबर्स के हिसाब से ये साल मंगल का है। ठीक है, ठीक है जी। जब हम वैदिक पंचांग की बात करते हैं, वैदिक संवत्सर की बात करते हैं, तो वो है राजा सूर्य और मंत्री भी हैं सूर्य। अच्छा, तो ये एक तरह से देखा जाए तो हिंदू पंचांग के हिसाब से सूर्य का साल है। अच्छा, मतलब ये पूरा वो हो गया कि मंगल का साल नहीं, सूर्य का साल है। जी, ओके। तो मतलब फिर ये 2025 सूर्य के साल होने की वजह से कैसे जाने वाला है? देखिए, जैसे तो राजा सूर्य है ही, ग्रहों के राजा है सूर्य। अगर तत्व की बात करें तो अग्नि तत्व हैं। सूर्य के अंदर वो सभी चीजें विद्यमान हैं जो कि इस पूरी धरती के लिए जरूरी हैं, बहुत जरूरी, आत्मा के कारक हैं, कॉन्फिडेंस के कारक हैं। अगर मैं आपको ब्रीफ में ये बताना चाहूँ कि ये संवत्सर पूरा कैसे जा सकता है हमारे भारतवर्ष के लिए जी, स्पेशली, वैसे तो पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूंगी ही, लेकिन सबसे पहले हमारे भारत की बात करते हैं। लीडिंग हमारे भारत को ये सूर्य बनाने वाले हैं। जो हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है ये आगे लीड करने वाली है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ नए नए कानून का बनना, नई नई चीज़ों का लेकर आना, खेती की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, इन सब में नई नई चीज़ों का आना, नई नई आविष्कारों का होना, कानून का सख्त होना, अपने हिसाब से चीज़ों को जो भारतवर्ष के लिए सही है उन चीज़ों को सामने लाना, विरोध भी उतना ही होगा। ओके, कुछ नए कानून लाए जाएंगे और उनका विरोध भी प्रजा में होगा। ऐसा नहीं है कि चुपचाप सब चीज़ें हो जाएंगी और बड़ी आसानी से हो जाएंगी, नहीं। राजा भी मंत्री और सूर्य, राजा भी खुद हैं और मंत्री भी खुद हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा अपना बोलबाला रहेगा। यहाँ पर मैं तानाशाही की बात नहीं करूँगी, लेकिन गवर्नमेंट को जो एक सर्वे सर्वा होकर जो एक निर्णय लेने चाहिए, जो कानून बनाने चाहिए, उसका ये साल रहेगा। सख्त कानून आएंगे, कहीं ना कहीं डिफेंस की तरफ भी हम देखेंगे ना तो बहुत नई चीज़ें लागू होंगी। इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताती हूँ, उपद्रव भी होंगे, सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर मतभेद भी बढ़ेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है, अब मंगल का जो हमने शुरुआत में बात की कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मंगल देव रूल कर रहे हैं नंबर्स में। जी जी। लेकिन मंगल का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। कैसे है? भारतवर्ष की कुंडली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सितंबर के महीने में मंगल की महादशा शुरू हो रही है भारतवर्ष की कुंडली में। ठीक है। और मंगल भारतवर्ष की कुंडली में कहाँ पर है? सेकंड हाउस में। अगर हम वास्तु को भी इसमें ऐड कर दें तो ये वो डायरेक्शन बनती है जहाँ से ज़्यादातर हम लोगों पर हमले किए जाते हैं। ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो डाला था, और ये एक वीडियो सभी व्यूअर्स अगर देखना चाहें तो जब मई जून में जो इलेक्शंस हुए थे उनकी प्रेडिक्शंस बहुत सी जगह से आई थी। तो हमारा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना, लेकिन सिर्फ 25-30 केस तक ही जा पाए हम लोग। लेकिन एक गणना जो हमने अपनी प्रेडिक्शंस में जो दी थी कि कितनी सीटें बीजेपी ले सकती है, तो वो थी अराउंड 277 377 अराउंड। ठीक है, मतलब 400 पार का नारा था, पर 200 जी 400 पार का नारा हमने नहीं दिया था कि 400 पार नहीं हो पाएंगे। अब रीज़न उसमें जो भी था, क्योंकि जो गणना निकली वो यही थी। अच्छा, 377 380 मैक्सिमम रही, उससे भी कम। लेकिन 400 पार वाली बात हमने एग्री नहीं की थी कि नहीं, इतना नहीं पहुंचेगा, 70-77 पर सिमट जाएंगे। तो सिमट तो उससे कम पे ही गई। तो खैर, लेकिन अब कहने की बात यह है कि मंगल जब अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जहाँ से ज़्यादातर हमले हम पर बार बार होते हैं, तो उन जगहों के लिए, उन सीमाओं के लिए बहुत सख्त कानून बनने वाले हैं। मंगल सेनापति है। ठीक है। अगर हम अपने डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर अब नई नई चीज़ों को होते हुए देखेंगे इस पूरे साल भर में, इवन पूरे संवत्सर में, यानी कि अगले 2026 के मार्च तक
ऐसा नहीं कि सिर्फ हम दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, हम अगले साल 2026 के मार्च तक की बात कर रहे हैं। मतलब हिंदी के नववर्ष के अकॉर्डिंग। जी ठीक है। तो मैम बात चल रही है भारत वर्ष को लेके, मतलब पूरे एक भारत की आपने प्रेडिक्शन की है, तो मैम मैं जानना चाहूँगी भारत की कुंडली आपने कैसे देखी? देखिए ये ना कई बार क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत बड़ा टॉपिक आपने क्वेश्चन पूछा कि भारतवर्ष की कुंडली को हम कैसे देख रहे हैं, कैसे उसको हम लोग गणना कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक बच्चे की हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम लेते हैं, तब जाके एक हम कुंडली देखना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। अब यहाँ तो आप पूरे भारतवर्ष की कर रहे हो, तो इसकी देखिए ये कई बार क्वेश्चंस उन वीडियोस पर भी आते हैं कि जी भारतवर्ष की कुंडली को कैसे लिया गया, ये तो गलत होगा, ये होगा। तो मैं सभी व्यूअर्स को आपके माध्यम से ये चीज़ आज क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष या पूरी पृथ्वी कब बनी है किसी को भी नहीं पता, कोई इस चीज़ का आइडिया लगा ही नहीं सकता कि हम भारतवर्ष को कब से पैदा हुआ जाने या कब से बना हुआ जाने, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन काल परिस्थितियां सभी चीज़ों को गणना कर कर ही प्रेडिक्शंस होती हैं। अब जब ऐसे तो हम आत्मा की जब बात करते हैं तो किसी भी मनुष्य की, इंसान की हम बात करें, किसी बच्चे की बात करते हैं तो बहुत सारे जन्म लेता है वो जी। कोई भी आत्मा एक जन्म थोड़ी लेती है, वो तो अपने बहुत से जन्म लेती है और अपने एक बार हम उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, इस जन्म में जो भी हमारे पास आया हमने उसकी प्रेडिक्शन उस हिसाब से की। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे क्योंकि इस जन्म में उस आत्मा ने किस रूप में जन्म लिया हुआ है और उसका जन्म कब हुआ, वो डेट और टाइम लेकर हमने कुंडली बनाई। ठीक है। अब जब 47 से पहले पाकिस्तान भी, भारत भी, इवन बांग्लादेश भी, ये सब चीजें एक ही भूखंड था, है ना? बिल्कुल। अब जब किसी भी परिस्थितियों की वजह से, किसी कानून की वजह से, जो भी उस समय में रहा, उस वजह से पाकिस्तान अलग हो गया। उसके कुछ टाइम के बाद से कुछ और चीजें अलग हो रही हैं। तो जिस समय में भारत उभरा मानचित्र पर, हमारे मैप पर, कि ये पर्टिकुलर भूखंड, ये पर्टिकुलर लैंड, ये भारत है, तो उस समय की कुंडली को लेकर गणना की जाती है। ओके, मतलब हम कह सकते हैं 15 अगस्त को लेकर। जी, 15 अगस्त की भी बात समझिए, पाकिस्तान ने एग्री कर लिया था 14 तारीख को ही कि जी हम तो 14 को ही अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर उज्जैन में जो बनारस के जो हमारे प्रसिद्ध पंडित लोग रहे, आचार्य लोग रहे, उन्होंने गणना की कि हमें 14 नहीं, हमें 15 को डिक्लेयर करना है। रात के 12 बजे। वो भी बहुत अच्छा समय तो नहीं था, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं होने की वजह से 15 अगस्त की रात 12 बजे डिक्लेयर किया गया अपने आप को स्वतंत्र। क्या बात है। तो मतलब कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इस हद तक मतलब काम करती है जी। अब तो उसका रिजल्ट हम सब देख सकते हैं। पाकिस्तान ने एक दिन पहले किया, अपने आप को फ्रीडम अपनी डिक्लेयर की, और हिंदुस्तान ने की एक दिन बाद में जी। तो डिफरेंस तो सब पूरी दुनिया देख रही है। तो एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट्स का ये रोल है। हमें कोई भी शुभ मुहूर्त हम क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं, उसमें वार, नक्षत्र, हर एक चीज, माइनर से माइनर चीज मैटर करती है। बिल्कुल। और उसका रिजल्ट मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल। तो मैम अभी हम जब बात कर रहे थे तो बीच में आया था कि इलेक्शंस को लेके कुछ आपने गणना की थी जी। तो अभी दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, आने वाले हैं फरवरी में जी। तो उसमें आपके क्या विचार है? विचार इन सेंस कि आप पार्टी वाइज, मतलब हाँ, मतलब आप किसको देखना चाहते हैं वहाँ? आप मतलब देखिए मेरे भारती जी, मेरे चाहने से मतलब तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल जी, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शंस को देखें हाँ। तो यहाँ पर मुझे निसंकोच इस चीज़ को मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर बीजेपी का बोलबाला ज़्यादा है, प्रबल है। और अगर दूसरी आप पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत साफ शब्दों में बात कर रही हूँ कि जो मेरी गणना है उसमें उसका पलड़ा काफ़ी नीचे रहने वाला है। ओके। बहुत से लोगों में खुशफुसाहट है इस चीज़ की कि शायद आप अपनी वापस सरकार बनाएगी, बट मेरी गणना जो है वो बीजेपी की तरफ, और ये मेरा पर्सनल मत नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है। आप जो पर्सनल नहीं है तो आप एक गणना, प्रेडिक्शन, ये कैलकुलेशंस हैं। बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी पार्टी की अपनी एक कुंडली है, बीजेपी के नेताओं की अपनी कुंडली है, और हमारे भारतवर्ष की तो कुंडली है ही, जो इस बारे में हमने ब्रीफ में अभी डिस्कशन कर भी लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से जिन जिन कुंडलियों को डिस्कस किया गया या जो नेता इस इलेक्शंस में अहम भूमिका निभाने वाले हैं उनकी कुंडलियों को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से भी बीजेपी का पलड़ा भारी है। बिल्कुल। तो ये वाला तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इस बार दिल्ली में बीजेपी का चांस ज़्यादा है जी। एस्ट्रोलॉजिकल तो मैम अभी जैसे बात चल रही थी कि मैंने कई सब वीडियोस देखे या मैंने भी पढ़ा है कि इस बार जो है ग्रह बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल। और गोचर में एक साथ भी आ रहे हैं,
तो क्या ये सही है या फिर कहते हैं उथल पुथल बहुत होने वाली है? बहुत ज़्यादा ये साल उथल पुथल का बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले कहा, क्योंकि राजा मंत्री दोनों सूर्य हैं, ये अपने पास पावर रखते हैं। राजा को जब कह दिया जाए कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी का भी, आप फ्री हो, तो वो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, अपने हिसाब से वो राज करते हैं। जी जी, ठीक है, अपने हिसाब से वो सजा भी देते हैं। दूसरी साथ में एक बात समझिए, जब भी वैसे तो हर साल हर 12 महीने पर 13 महीने पर गुरु का, राहु और केतु का गोचर होता है। जी जी जी। लेकिन शनि का गोचर हर 2.5 साल पर होता है। जी जी जी, बहुत से लोग जानते हैं इस बात को कि सबसे धीरे चलने वाले शनिदेव हैं जी। 2.5 साल में केवल एक बार अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन इस साल में शनि महाराज भी गोचर करेंगे, अपनी राशि बदलेंगे। अच्छा, इस साल मतलब 2.5 साल हो चुके हैं, मतलब चेंज करेंगे जी। अब वो कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाएंगे। अच्छा, कब जाएंगे? 29 मार्च को, 29 मार्च 2025 रात 10:07 पर, मतलब अपना गोचर मीन राशि में करेंगे। तो मैम इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति, इनकी सबसे अहम भूमिका है इस बार। क्यों है? ये हो रहे हैं अतिचारी, मीन्स स्पीडली मूव करेंगे। अच्छा, मतलब तेज चलेंगे, जो कि 12 या 13 महीने में कई बार अपना एक राशि परिवर्तन करते थे, इस बार ये 3 राशियों को छुएंगे। इस प्रेजेंट टाइम में जब हम बात कर रहे हैं तो वृषभ राशि में है गुरुदेव बृहस्पति, चाहे वक्री हैं, लेकिन अगले ही महीने में वो मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद वो गोचर करेंगे मई में, 14 मई को मिथुन राशि में। अच्छा, और मानिए कि इसी साल के एंड में, यानी कि अक्टूबर 18 को ये कर्क राशि में आ जाएंगे। बहुत फास्ट चल रहा है इस बार बहुत फास्ट, इस बार नहीं, आगे अगले कई सालों में ये अपनी स्पीड ज़्यादा रखेंगे। तो गुरु का ज़्यादा स्पीड पर होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहलाता है, इनको अतिचारी कहा जाता है। इसको अगर मैं ब्रीफ में ऐसा समझाना चाहूँ तो कहीं ना कहीं सूर्य की जो पावर है ना, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये मार्गी और वक्री होते रहेंगे। उन अवस्थाओं में इनका जो प्रेडिक्शन है, जो उनका फल है, वो भी सभी को प्रभावित करेगा, सभी राशियों पर उनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जब जब ये मार्गी रहेंगे तो अपने फुल पावर में रहेंगे। इसका एक सबसे अच्छा जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना, वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट की हम बात करें या किसी भी बड़े नेता की बात करें तो वो तानाशाह नहीं हो पाएगा। स्पीड का होना, गुरुदेव की स्पीड का ज़्यादा तेज होना कुछ चीज़ों के लिए उथल पुथल का काम तो करेगा, लेकिन कहीं पर भी तानाशाही नहीं होने देगा। तो कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल, कोई मंत्रणा, कोई गणना, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें साथ में आ जाना कि जो चाहे भी तो कोई राजनेता की अगर हम बात करें या सरकार की बात करें तो वो चाह कर भी तानाशाही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैम अभी बात चल रही थी शनि के गोचर को लेकर। जी, तो शनि के गोचर की बात आती है तो सबके दिमाग में, जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस टाइम, उनके भी दिमाग में आ गए 7.5 और ढैया। जी बिल्कुल। तो मतलब ये होता क्या है और कैसे पता चलता है कि 7.5 शुरू हो गई और ढैया शुरू हो गई? देखिए जी, 7.5 को लेकर ना बहुत से लोगों में डर होता है। अरे मेरी फलां राशि है और उसकी 7.5 शुरू हो गई। तो पहली बात मैं सभी व्यूअर्स को बताऊं कि सबके लिए 7.5 खराब नहीं होती है और सबके लिए अच्छी नहीं होती। अच्छा, मतलब दोनों ही हैं? दोनों ही चीज़ें हैं। कई लोग इवन ये भी मैंने कहते सुने हैं कि 7.5 कुछ होती ही नहीं है। हाँ, ये भी राहु केतु नहीं होते हैं, काल सर्प दोष कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको ऐसे 50 एग्जाम्पल दे सकती हूँ कुंडलियों के, जहाँ पर ये सारी चीज़ें घटती हुई दिखती हैं। अगर काल सर्प दोष होता ही नहीं है तो राहु और केतु की गणना होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। ग्रहों में तो 9 ग्रह नहीं होने चाहिए, 7 ही ग्रह होने चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अगर काल सर्प दोष बन गया किसी की कुंडली में तो वो कुंडली खराब हो गई, नहीं। आपको ये पूरी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे प्रसिद्ध राजनेता भी हुए हैं, अभिनेता भी हुए हैं, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस सब हैं जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष है जी। लेकिन यही बात है ना कि हर एक चीज़ अगर कोई गलत की कैटेगरी में, नेगेटिव कैटेगरी में डाल दी गई है तो उसका इफेक्ट सबके साथ बुरा नहीं है जी। ऐसे ही 7.5 है। काल सर्प दोष जो लोग कहते हैं नहीं होता, 12 प्रकार का होता है काल सर्प दोष जी। वासुकी नाग को हम सभी मानते हैं, हम सब जानते हैं कि राहु केतु कैसे बने जी। जब समुद्र मंथन किया गया था तो नाग वासुकी का यूज किया गया था रस्सी की तरह से। ठीक है जी, बहुत से लोग इस माइथोलॉजिकल स्टोरी को जानते हैं जी जी। तो वासुकी नाग अगर है तो काल सर्प क्यों नहीं है? बिल्कुल है, उसी से तो बनता है। काल सर्प दोष कैसे बनता है?
जब राहु एक तरफ और केतु एक तरफ और उनके बीच में सारे जब ग्रह आ जाते हैं वो कालसर्प दोष बन गया। जी, जी। लेकिन आपको मैं एक बहुत अंदर की बात बताती हूँ जो कि बहुत सीक्रेट चीजें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो लोग जानते हैं केवल वही समझते हैं इस चीज को। इनकी स्पीड को देखना हमेशा जरूरी होता है। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं जी। ये कभी मार्गी नहीं होते। हाँ, वक्री होता हमेशा वक्री होंगे। अब इनका मूवमेंट किस तरफ है, क्या सारे प्लैनेट्स इनके बीच में आएंगे या केवल हमें नजर आ रहा है, किस नक्षत्र और किस राशि में ये बैठे हैं, ये चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तब आप कह सकोगे कि ये इनके लिए अच्छा रहेगा या मीडियम रहेगा या ख़राब करेगा। तो मैम 7.5 को अभी मैं कालसर्प दोष पे ही मैं चाहूँगी कि कोई ऐसी रेमेडी कि जिसके लिए जिसकी कुंडली में उसे यही नहीं पता कि उसका फल अच्छा होगा या बुरा होगा। जी, जी, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स की हेल्प करें कि उन्हें कुछ ऐसी उपाय या कुछ ऐसी रेमेडी दें जिससे वो अपने इस चीज़ को समझ पाएँ और करके उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट लें। देखिए जी, बात करते हैं पहले ना राहु की, क्योंकि राहु से ही अगर हम पितृदोष की बात करें या कालसर्प की बात करें तो ये सारे जो दोष बनते हैं वो राहु से बनते हैं जी। इवन राहु एक ऐसा प्लैनेट है, अगर ये बुध के साथ बैठा हो ना और बुध कमज़ोर हो, पॉइंट टू बी नोटेड, बुध अगर कमज़ोर है तो यहाँ पर ये छोटे बच्चों में आजकल बहुत सी प्रॉब्लम्स मानसिक तौर पर चलने लगी हैं, ऑटिज्म वगैरह की प्रॉब्लम्स ये यहाँ से आती है। तो राहु एक ही चीज़ को नहीं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को देने वाला भी है। जी, जी, जी। इसके साथ में राहु इतना बुरा भी नहीं है, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी देता है। जिन लोगों ने पॉलिटिक्स में राइज किया है ना, बिजनेस में अच्छा राइज किया है ना, जो बिलियनियर्स है ना, वो सब राहु से हैं रिलेटेड। तो दोनों ही इम्पैक्ट है। तो अगर आपकी लाइफ में ये लगता है आपको कि घर में कोई नशे की लत में है, घर में कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे बढ़िया सिम्टम आपको मैं बताती हूँ, अगर आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जल्दी बार बार खराब होते हों तो आप समझ जाइए कि आपका राहु खराब है। ठीक है। या या आपको वो बैड इफेक्ट दे रहा है या उसकी महादशा शुरू हुई है आपके घर में किसी पर भी। जी। आपके घर की दीवारों को देखिए, उसमें अगर दरार ज़्यादा है, थोड़ी बहुत का होना मामूली बात हो सकती है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन कई जगह पर आप दरार देखते हैं या आपकी घर की छत टपकती ज़्यादा है, आपके घर के चाहे सिंक की बात करें, वॉश बेसिन्स की बात करें, टैप की बात करें, पानी वहाँ लीकेज होती ही है परमानेंट। आप ठीक कराते हैं, कुछ टाइम के बाद फिर कुछ ना कुछ जाती है। फिर ठीक करा रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो ये राहु की निशानियां हैं, बैड राहु की। अच्छा। आपका ड्रेनेज सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ अटकन उसमें रहती ही है। आपके घर में कोई ना कोई स्मेल कई बार आप फील करते ही हो, या जो बाहर से आने वाले लोग हैं कई बार आपको ये बात कंप्लेंट के रूप में कभी थोड़ा बहुत कह भी दें कि ये थोड़ी सी स्मेल सी फील होती है जी आपके घर, तो ये राहु के बैड होने के इंडिकेशंस हैं। ठीक है। ऐसे में पहला सबसे अच्छा उपाय कि घर के अंदर शाम के समय में ना घर में धुनी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपको मैं ये बताऊं कि एक प्रॉपर धुनी कैसे होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम में बहुत कम लोग कर पाते हैं, उसका भी एक ऑल्टरनेट है। लेकिन हमारे पुराने समय से जो वैदिक काल से जो चलती आई हैं चीज़ें, गाय माता को बड़ा शुद्ध पवित्र माना गया है। पहली रोटी इसलिए गाय को दी जाती है क्योंकि वो हमारे पितरों को भी प्रतीक मानी गई। जी, जी, जी। तो पहली रोटी गाय को देना हर घर में होना ही चाहिए नियम। इसके साथ में घर के अंदर जो धुनी की हम बात कर रहे हैं, शाम के समय गाय के बना गोबर का उपला लें। ठीक है। छोटा सा पीस ले लें, उसको थोड़ा गैस पर सेक लें या किसी भी तरह से आप उसके ऊपर देसी घी डालें, थोड़ा सा भीमसनी कपूर रखें, लोबान अगर चाहें तो लें, अदरवाइज गूगल तो मस्ट है। ठीक है। 2 लौंग उसके ऊपर रख दें, 1 हरी इलायची और 1 तेज पत्ता जरूर रखें। इन सब चीज़ों को डालें और थोड़ी सी हवन सामग्री जो हर घर में होनी चाहिए। ये जोत आप नवरात्र में तो जलाएं ही जलाएं, लेकिन रोज शाम को अगर आप जलाते हैं तो कहना ही क्या। कोई प्रॉब्लम अगर रह जाए राहु की तो बताइए। इस धुनी को आप भीम सनी कपूर से ही जलाएंगे, देसी घी डालकर। ठीक है। अब लगातार कुछ दिन कर देखें और कमेंट में आप लोग सभी व्यूअर्स जो करेंगे ना इस चीज़ को, वो खुद बताएंगे कि क्या इफेक्ट हुआ। बिल्कुल, बहुत आसान है और बहुत अच्छा उपाय है। तो जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहा है तो उपाय कर ले। तो मैम इसी पे मैं चाहूँगी कि आप हमें 7.5 को लेके थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हमारे। जी बिल्कुल, 7.5 की बात करते हैं जी, क्योंकि इस समय इस साल में शनि का गोचर भी हो रहा है। जी जी वही, हाँ, जैसे हमने अभी बात की थी कि बहुत सारे प्लैनेट्स गोचर करेंगे। शनि को लेके ना कहीं एक डर होता है लोगों के दिमाग में। और सिर्फ 7.5 का नाम सुनते ही अरे मेरी तो 7.5 चल रही है जी, तो वो कहीं ना कहीं डर जाए, अरे पता नहीं मेरा कैसा होना, पहले से उसके दिमाग में नेगेटिविटी बन जाती है। वो नेगेटिविटी जो बन जाती है ना, उसी से आधा काम तो वहीं खराब हो जाता है। तो सभी दर्शकों को मैं ये एक मैसेज आज इस मंच से जरूर दूंगी कि पहले से पहले कुछ भी नेगेटिव ना सोचें। पहला पॉइंट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत काम करता है,
पूरे दिन पॉजिटिव कह होनी सकते चाहिए हैं। वहाँ पर चीज़ें। आप जो भी सबकॉन्शियस में अपने जो मैसेजेस भेजेंगे, अफर्मेशंस क्या हैं, मेडिटेशन क्या है, ये सब खेल है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। जी ठीक है जी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें ही दीजिए, और अगर ना लगे तो कम से कम इस वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा, जो चीज़ों को आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब इस साल में जब शनि का गोचर हो रहा है तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ से निकलकर मीन में जा रहे हैं। ठीक है। तो कहा जाता है वैसे तो कि मीन में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है शनि का गोचर, लेकिन शुरुआती कुछ ऐसे टाइम रहेगा। अब आपको भारती इस बात पर मैं एक बात बताऊं, जैसे ही शनि का गोचर हो रहा है ना मीन राशि में, वहाँ पर ऑलरेडी कुछ प्लैनेट्स पहले से ही हैं। अच्छा, मतलब पहले से ही बैठे हुए हैं जी। और जब शनि आ जाएंगे तो 6 ग्रह एक ही घर के अंदर यानी कि मीन राशि के अंदर, मतलब 6 एक साथ एक ही राशि में बैठ गए आके, मतलब एक घर में आके 6 मेहमान बैठे हुए हैं। जी। एक ही घर में 6 मेहमान बैठे हैं और सब अलग अलग माइंडसेट के हैं, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। तो ऐसे में शांति तो नहीं रह सकती। बिल्कुल। अगर कोई टॉपिक दे दिया जाए तो आर्ग्यूमेंट हर तरफ से अलग अलग तरीके के आएंगे जी। तो यही स्थिति कुछ समय में हमारे भारतवर्ष में भी रह सकती है, पूरे वर्ल्ड में रह सकती है। क्योंकि प्लैनेट सिर्फ एक ही जगह को नहीं, पूरे वर्ल्ड को वो लोग तो अपना प्रभाव देते हैं। जी जी जी। रूल करते हैं। अब यहाँ पर केवल चंद्रमा एक ऐसा फास्ट मूविंग प्लैनेट है जो कि अगले दिन यानी कि 30 मार्च शाम को 4:35 पर मीन से निकलकर मेष में आ जाएगा। मेष में आ जाएगा, मतलब वो वहाँ से निकल लेंगे, मूव हो जाएंगे। तो यहाँ बच गया 5। लेकिन अब ये जो समय है ना, बहुत सारे लोगों के लिए, खासतौर से मीन राशि वालों को मैं खास हिदायत जरूर दूंगी। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रिकॉशन जरूर रखने हैं कि मीन राशि में क्योंकि ये 6 ग्रह होंगे, उसमें सूर्य और चंद्रमा भी हैं, तो दोनों पीड़ित हो गए इस समय में। बुध क्योंकि अस्त भी है और साथ में राहु और शनि के साथ में भी है। तो यहाँ पर हमारी बुद्धि, हमारा आत्मविश्वास, हमारा मन, हमारे थॉट्स, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर, सब चीज़ें इम्पैक्ट रहेंगी। ओके। अब जब चंद्रमा निकल जाएंगे तो कुछ चीज़ें सुधर भी जाएंगी, हमारे डिसीजंस बेटर हो सकते हैं, हमारा मन की पावर बेटर हो सकती है, कुछ चीज़ें जो गड़बड़ हुई होंगी वो थोड़ी सी सुधरने पर आ जाएंगी। तो ये जो एक दिन का समय है ना, इसको सभी लोग थोड़ा ध्यान से निकालें, बहुत लंबी ट्रैवलिंग ना करें, मेजर डिसीजंस इस समय में इस दिन पर ना लें। ठीक है। इसके बाद अब 5 ग्रह बचे, यहाँ थोड़ा उथल पुथल करने वाले हैं पूरे देश संसार में। मेजर डिसीजंस का होना, कुछ गलत डिसीजंस का होना, वॉर की जैसी सिचुएशंस का बन जाना, किसी भी कंट्री से ऐसी कुछ चीज़ों का आ जाना जिस वजह से दूसरे किसी देश का भी टेम्परामेंट हिले कि अरे भाई ये क्या कर दिया, वॉर की तरफ बढ़ने वाले काम है ना। तो ये जो पंचग्रही युति बनेगी, ये थोड़ा अपना इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पर भी देगी, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु की जो युति बनी ये बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, शनि और राहु जी, इसको हम लोग अपनी एस्ट्रोलॉजी की भाषा में कहते हैं श्रापित या पिशाच योग। ओके, मतलब शनि राहु पिशाच योग। जी। तो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर ये युति ऑलरेडी बनी हुई है, बहुत से लोगों की कुंडली में मिल जाती है शनि और राहु की युति, तो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना, लंबी इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट ना होना। जहाँ पर भी अगर आप लंबी ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा प्लान कर सोच समझ कर, साथ में कोई और व्यक्ति भी आपके साथ में हो, या शॉर्ट जर्नी ही रखें। कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा, खासतौर से हेल्थ। बिल्कुल। हेल्थ सेक्टर में थोड़ा इस चीज़ों को इम्प्रूवमेंट, इवन जब हम भारत की बात कर रहे थे तो हेल्थ सेक्टर में भी इस बार आप बहुत सी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। AI का आ जाना, AI की वजह से बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ का आ जाना, लेकिन प्लैनेट्स अपना काम करेंगे तो लोगों को भी अपनी हेल्थ का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो मतलब कुछ ऐसा उपाय वगैरह आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें जिससे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपने, कह सकते हैं जैसे आप बता रहे हैं कि अग्रेशन भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें, तो उस पर भी अपना कंट्रोल करना। देखिए, जहाँ हम बात एग्रेशन की करते हैं ना, क्योंकि साल नंबर के हिसाब से मंगल का है, और अगर राजा और मंत्री की बात करें तो सूर्य का है, और मंगल की महादशा भारत की कुंडली में आने ही वाली है जी। तो एग्रेशन तो सब तरफ है। इस बार परिवारों के अंदर लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस बार हस्बैंड वाइफ में या लव अफेयर जिनका है, कपल्स में आपस में लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें पहले से समझना चाहिए। जब ऐसे ग्रह बन रहे हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं, तो हमें अपने आप को कैसे शांत रखने की कोशिश रखनी है। ये सबसे पहला उपाय कि अपने एग्रेशन को, अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर आपके ज्ञान की परीक्षा भी है। ठीक है। क्योंकि हालात ऐसे बनेंगे, आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे सही रख सकते हैं, ये आपको देखना है। बिल्कुल। इसके साथ में एक बहुत मज़ेदार बात भारती आपको मैं बताऊं, क्योंकि जब पंच ग्रहों की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर शुक्र ऑलरेडी
इन सब गोचर से पहले वो एक राशि में बैठे हुए हैं, वो है मीन राशि। अच्छा, पहले से बैठे हुए हैं जी। सबसे पहले शुक्र आए मीन राशि में, जो कि 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक, इतना लंबा टाइम सोचिए। इस बार सारे ही ग्रहों ने अपनी चाल बदली हुई है। जो शुक्र हर महीने गोचर करते हैं, हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, वो इस बार इतना लंबा समय रहने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी उच्च की राशि में है, मीन राशि में वो उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र का उच्च का होना इतने लंबे समय तक वैसे तो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों की कुंडलियों में शुक्र अच्छे होंगे ना, उनको तो बस इस बार बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं, वो नोट कर कर रखें। और जिनके नॉर्मल भी हैं तो कुछ रेमेडीज बताऊंगी, उनसे भी आपके शुक्र को बहुत पावर मिलने वाली है। तो आप पहले रेमेडीज शेयर कर दीजिए। शुक्र की रेमेडी पहले शेयर करते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी चीज समझने की है उच्च की राशि में होना, उसके बाद राहु का वहां पर आ जाना, ये अपने आप में अबेंडेंस का काम करेगा। राहु जो भी चीज देता करता है ना, वो मल्टीप्लाई कर 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 देता है। बिल्कुल। तो वो बुध के साथ बैठे तो भी बारिश हो सकती है इस वाली रेमेडी से। पैसों की बारिश हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उसके रीजंस आपको मैंने बता दिए। शुक्र लंबे समय तक उच्च राशि में रहेंगे, राहु की युति में रहेंगे। अगर बिजनेसमैन हैं तो बल्ले बल्ले हो सकती है। सबसे बढ़िया कमलगट्टा। कमलगट्टा माँ लक्ष्मी का प्रिय वस्तुओं में से एक है जी। कमल गट्टे को आप, जो चंदन घिसने वाला होता है ना पत्थर, उसको आप अपने घर में रखें छोटा सा लेकर। ठीक है। उसको हर शुक्रवार को आपको ये काम करना है, और अगर रोजाना कर लें तो फिर कहना ही क्या। राहु को कंट्रोल में रखना है, शुक्र को बढ़ाना है। कमल गट्टे को, क्योंकि ब्राउन कलर है ना, ये राहु को भी दिखाएगा जी। इसको हमने घिस दिया। किसके साथ घिसना है? गुलाब जल के साथ। ठीक है। गुलाब जल प्लस कमल गट्टा इज इक्वल टू लक्ष्मी। इन दोनों को मिलाकर घिसें, और जो लिक्विड बनेगा उससे तिलक करना है। ओके। कहाँ? माथे पर, कंठ पर, नाभि पर। माथे पर, कंठ पर, नाभि पर, 3 जगह पर 3-3 तिलक। अच्छा, 3 बार करना, 1 2 3। हाँ, इस तरह 3 3 3 इज इक्वल टू 9 रिप्रेजेंट टू मंगल। मंगल। इसके साथ में जब भी कोई मंत्र उच्चारण किया जाता है, कोई भी मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे तो 108 बार किया जाता है। उसका रीजन क्या है? आपके 9 ग्रह हैं, आपके 12 भाव हैं कुंडली में, और 12 ही राशियां हैं। 9 × 12 108। हम नक्षत्रों पर आ जाते हैं। नक्षत्र 27 हैं। 27 नक्षत्र के एक नक्षत्र का 4 चरण होते हैं। तो आप 27 × 4 करिए, 108। कोई भी मंत्र जाप या कई बार बहुत सी रेमेडी 108 के इर्द गिर्द क्यों घूमती हैं? एक रीजन, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। 2 रीजन आपको मैंने बता दिए जी। बहुत सारे रीजन है इसके। तो मतलब उस टाइम जब हम ये कर रहे हैं तो मंत्र जाप कौन सा करना? मंत्र जाप आप करिए महालक्ष्मी का। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अगर ये मंत्र बड़ा लगता है तो आप केवल श्रीम 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 श्रीम, ओके, मतलब तिलक करते हुए श्रीम 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 श्रीम, ये केवल 9 बार आपको रोजाना करना है। अपने लिए केवल 2 या 5 मिनट का टाइम निकालिए और फिर अपने काम पर लग जाइए। क्या बात है। तो मतलब अपने पास आप लक्ष्मी को आकर्षित कर लेंगे। देखिए, कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस ये रेमेडी कर रहे हैं और बल्ले बल्ले हो गई और पैसों की बारिश हो गई। नहीं, जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी है, मन से, पूरे तन मन से लग जाइए कि मुझे डिवोशन देना है पूरा। लेकिन साथ में ये रेमेडी को जरूर कर लीजिए। तो राहु प्लस शुक्र, अबेंडेंस। क्या बात है। तो मैम ऐसे ही फिर बात करेंगे हम सभी राशियों के लिए जी। तो इस साल सबका कैसे जाने वाला है? अगर मैं राशि के अकॉर्डिंग बात करती हूँ तो सबके लिए कैसा रहेगा? मैम देखिए जी, मेष की बात करते हैं सबसे पहले ना। मेष से मीन तक थोड़ा सा ब्रीफ में करते हैं। मेष राशि के लिए, क्योंकि 7.5 शुरू होने वाली है। बहुत सारे और वीडियोस में सभी व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि मेष राशि की 7.5 शुरू हो रही है। कुछ लोग घबराए हुए हैं। मैं कहती हूँ जी, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट इस 2025 में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको एक एस्ट्रोलॉजी का एक बढ़िया सा सूत्र बताती हूँ 7.5 का। हमने बहुत बार शुरुआत की 7.5 की। तो जब भी हम 7.5 को देखते हैं ना कि शनि महाराज कैसा रिजल्ट दे सकते हैं, आपकी कुंडली में उनकी पोजीशन क्या है, आपके चंद्रमा की पोजीशन क्या है, ये तो देखना बहुत ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ में जो बहुत कम लोग गणना करते हैं, शनि महाराज किस धातु पर आएंगे आपकी राशि पर, बहुत मैटर करता है। अब जैसे नक्षत्रों के पद हैं, अलग अलग चरण हैं, उसी तरह से ना ये चरण भी 7.5 के किस चरण पर शनि महाराज का गोचर होगा जी। अब फॉर एग्जाम्पल मेष की बात हम कर रहे हैं, तो मेष राशि पर लोहपाद पर, यानी कि लोह धातु पर शनि महाराज आ रहे हैं। लोह उनकी खुद की अपनी धातु है जी। मेष की बात करें, धनु की बात करें,
इवन साथ साथ में अगर मैं बात करूं मीन राशि की भी, तो इस तीनों पर लोह धातु पर आ रहे हैं। ठीक है। तो इन तीनों के लिए ही शुभ है। ठीक ठीक, कोई बहुत ऐसा बुरा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि धातु भी मैटर करेगी। अब हम बात करते हैं एक ऐसी बढ़िया सी राशि की, अभी हम पूरे सीक्वेंस में बात करेंगे ही, लेकिन कुछ व्यूअर्स को मैं पहले ही खुशखबरी दे दूं, कुंभ राशि को। उनकी भी 7.5 चल रही है, लेकिन उतरती 7.5 शुरू हो जाएगी अब उनकी। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो मूल त्रिकोण राशि खुद की है शनि की ये, इसके साथ में पहले कई सालों के बाद कुंभ राशि पर रजत धातु पर, रजत पाद पर, रजत चरण पर आ रहे हैं शनिदेव। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि अगर शनि का गोचर अगर स्वर्ण पर हो जाए तो वो खराब करते हैं, बहुत परेशानी स्ट्रगल देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में रुकावट देंगे। अगर उनका चांदी पर गोचर हो जाए, चांदी के पाए पर वो आ जाएं, तो इससे शुभ कुछ नहीं है। मतलब चांदी के पाए पर आने पर, चांदी के पाए पर। और अगर लोह पर आ रहे हैं तो वो अपनी ही धातु है, तो वो ठीक है, ना बहुत ख़राब है ना ही बहुत अच्छा है। लेकिन ताम्र पर अगर आते हैं तो भी ये ओके, ठीक ठीक रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर कुंभ राशि के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बहुत अच्छी चीज़ें शनि महाराज दे सकते हैं। कुंभ वालों के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि ये सूत्र शायद आपने कभी शायद ही सुना होगा कि जिस भी धातु पर शनि महाराज गोचर करेंगे राशि पर, उसी प्रकार का रिजल्ट उसको देंगे। बाकी इंडिविजुअल कुंडलियों में ज़रूर डिपेंड करता है कि शनि की पोजीशन कैसी है, नीच के तो नहीं है, या किसी ऐसी राहु की युति में तो नहीं है, जैसा अभी हमने पिशाच योग की बात की जी। और मून की पोजीशन क्या है, क्योंकि 7.5 हमेशा चंद्रमा को लगती है, तो चंद्रमा की पोजीशन को देखना उतना ही ज़रूरी है। इवन मैं आपको एक एग्जांपल ही समझाता हूँ इस तरह से भी, कि जैसे अभी कर्क राशि की ढैया चल रही है जी, जो बस अब खत्म होने को ही है, लेकिन बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी कर्क राशि है। इवन मेरे परिवार में भी मेरे हैं मेरी सिबलिंग्स में से जिनकी कर्क राशि है जी। कोई परेशानी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कर्म भी ठीक थे और चंद्रमा खुद मजबूत है, इसलिए उन्हें परेशानी नहीं हुई। केवल उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी जिनके कर्म खराब होंगे। ये तो वही वाली बात हुई कि अगर मैं कितना मर्जी पाप कर लूं लेकिन जाकर गंगा में गोता मारूं तो सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, अभी चर्चा भी तो चल रही है, कुंभ है जी, जिसने पाप किए जाके कुंभ नहा लो। नहीं, ऐसा अगर होने लगे तो फिर तो पूरी दुनिया को ही गंगा स्नान भी करना चाहिए। इस बार कुंभ में भी सब इसी चक्कर में रहे हैं। हाँ, वही देखिए, महाकुंभ अपनी जगह एक बहुत पवित्र पर्व है, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इस इंटेंशन से आना कि भाई मैं पाप धो लूं, तो वो ऐसे नहीं धुलेंगे। पाप जो किया है वो तो भोग कर ही कटेगा, बिल्कुल, उसको कम ज़्यादा ज़रूर किया जा सकता है। रेमेडीज़ यही करती हैं, आप जो भी उपाय करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, वो आपके किसी भी प्रकार के कर्म को काटने का काम कर सकती हैं, बट कुछ हद तक, बिल्कुल पूरी तरह से मिटा कुछ नहीं सकता। तो मैम, जैसे आपने बताया कि शनि को ही लेकर आपने चर्चा की कि वो जिस पाए पे आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगी कि हर कोई व्यूअर्स इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। तो सिंपल उसके दिमाग में रहता है या तो मेरी ढैया शुरू हो गई या मेरी 7.5 शुरू हो गई। जी, तो इसीलिए ना राशियों के हिसाब से ही बात कर देते हैं, जिनको सबको पता है कि मेरी राशि ये है, तो उन राशियों पर कैसा रहने वाला है, क्योंकि सब व्यूअर्स नहीं समझ पाएंगे कि किस धातु पर मतलब थोड़ा तो इसलिए मैंने आपको ब्रीफ में ये बता दिया कि इस बार किस किस की ढैया या 7.5 शुरू होगी। कर्क की और वृश्चिक की ढैया खत्म हो रही है, सिंह की और धनु राशि की ढैया शुरू हो रही है, और इन दोनों पर ही लोह धातु पर शनि आ रहे हैं। 7.5 की बात करते हैं तो यहाँ पर मकर की 7.5 खत्म हो रही है, कुंभ की अभी रहेगी 3रा चरण, और मीन राशि का 2रा चरण, और मेष राशि का 1ला चरण शुरू हो रहा है। अच्छा, तो मेष राशि की शुरू हो रही है, तो मेष राशि के लिए भी लोह पर है, कुंभ के लिए रजत पर यानी कि चांदी पर है, और मीन राशि के लिए स्वर्ण पर है। तो वहाँ थोड़ी सी वहाँ उनके लिए थोड़ी समस्या वाली बात बिल्कुल है। तो अब लोग समझ गए होंगे कि उनकी क्या शुरू होने वाली है, मतलब 7.5 है राशि के अकॉर्डिंग। अगर नहीं चीज समझ में आती है तो कमेंट पे आप पूछ सकते हैं वहाँ पे आपका पूरा आपको जवाब मिलेगा। तो मैम, मैं जानना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए जैसे मैं धनु राशि की ही बात कर लेती हूँ, तो धनु राशि पे आपने बताया ढैया शुरू हो जाएगी, तो उसके बचाव के लिए देखो अच्छे कर्म आपने बताया, कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, पर फिर भी बहुत स्मूथली ये निकले 2.5 साल, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, शनि महाराज के लिए ना वैसे तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी एक लिमिट तक काम तो ज़रूर कर देगी, क्योंकि रेमेडी क्या है, प्रायश्चित है। मुझे फील हुआ कि मैंने कुछ तो गलत कर दिया, तो उसके लिए मुझे अगर किसी से सॉरी फील करना है,
मुझे रेग्रेट फील करना है, तो कम से कम मैं उस चीज़ों को जाकर उसको बोलूँ तो वो उसका जो मन है ना वो थोड़ा हल्का हो जाए। हल्का हो जाएगा, बिल्कुल। 4 से 2 शब्द बोल दो जी, तो ये वही पिघल चीज़ जाता है। ये वही चीज़ है। रेमेडीज भी इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं और कुछ नहीं करेंगी। अगर आपने किसी के साथ बहुत बुरा कर दिया, लूटपाट मचा ली, चोरी चकारी कर दी, बहुत धोखा चीटिंग कर दी, लेकिन शनि महाराज तो सब देख रहे हैं जी, जज हैं वो तो जज हैं, न्यायाधीश हैं, तो वो तो उस अकॉर्डिंग आपको भी देने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये एहसास हो जाए, 7.5 ढैया इसलिए तो आती है। जी जी जी। बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे? अदरवाइज तो जिनके पास पावर है वो पावर को मिसयूज करते ही रहेंगे और नीचे वाले लोग बेचारे दबते ही रहेंगे। तो शनि महाराज का काम बेसिकली है चीज़ों को बैलेंस करने का जी, कि भाई पावर है तो मिसयूज नहीं करोगे, अगर किया है तो ये देखो जी, ये रिजल्ट मिलेगा जी। तो इसलिए शनि महाराज का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे नेचर को, हमारे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, राशियों को समझाने के लिए बीच बीच में कि भैया दंड भी है, अगर गलत किया तो ये पनिशमेंट भी है। इसलिए आते हैं वो, हमेशा परेशानी नहीं देते, इसलिए कहते हैं कर्मों के अनुसार आपकी ढैया या 7.5 जाएगी। तो धनु राशि की अगर हम बात करें या किसी भी उस राशि की बात करें जिनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये जो रेमेडीज हैं ये रिप्रेजेंट करेंगी हमारे रेग्रेट को जी। तो खैर सबसे बढ़िया चीज़ें हैं कि हनुमान जी की शरण हम सभी को पता है कि करनी चाहिए हर शनिवार या मंगलवार। और अब शनिवार क्यों स्पेशल होता है मंगलवार हनुमान जी के लिए जी? क्योंकि शनिवार को कोई भी पूजा जब हनुमान जी की जाती है तो उनको संकट मोचन का नाम दिया गया। हाँ, शनिवार को संकट, शनिवार के लिए स्पेशली, क्योंकि अब राहु केतु शनि की जब हम बात करते हैं तो हनुमान जी हैं, तो क्या वो उनको रोक देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है? ऐसा नहीं है। हनुमान जी की पूजा या उनकी शरण में गया हुआ कोई भी व्यक्ति, वो केवल इसलिए काम उनके लिए होता है क्योंकि शनिदेव को रावण से हनुमान जी ने छुड़ाया था जी, जब रावण ने सारे ग्रहों को बंदी बना रखा था। तो इसलिए उनका मान सम्मान है कि जी आपने मेरी रक्षा की थी तो आप जैसा कहें वैसा ठीक है जी। पूरी तरह से बख्शेंगे तो नहीं, लेकिन वो कम हो जाएंगी चीज़ें कि अरे कोई बात नहीं, अच्छा चलो रिलैक्स करना है, ठीक है, इनके लिए कम। उन्हीं रेमेडीज़ में से एक और रेमेडी आपको मैं बताती हूँ कि वैसे तो अगर कुंडली में शनि कुछ भी हिसाब से आपके सही हैं, उनका अगर स्टोन पहना जा सकता है तो नीलम पहनना चाहिए, लेकिन उनकी पोजीशन कुंडली में ज़रूर देख लें कि क्या सुटेबल रहेगा या और गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ों को देखकर नीलम पहने। इसके साथ में जो काली उड़द होती है, जितनी भी काली वस्तुएं हैं वो सब शनि को रिप्रेजेंट करती हैं। काली उड़द ले लें, अपने पाम पर रखें 11 दाने, 11 उड़द, साबुत उड़द के 11 दाने अपने पाम पर रखें। 2-3 ड्रॉप्स आप सरसों के तेल की रखें, दोनों हाथों से मिलाकर उनको आप रब करें, रगड़ दें कि सारी दालों के दानों पर वो तेल लग जाए। ठीक है। अब इसमें आप अपनी जो भी समस्या चल रही हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, जॉब की समस्या है, घर परिवार में कलेश है या हेल्थ इश्यूज हैं, जो भी समस्या है वहाँ पर बोलें, अपने ऊपर से उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार दें और जाकर किसी भी चौराहे के पास में खड़े हो जाएं। चौराहे पर आप खड़े हुए, यानी कि आपका जो फेस है वो चौराहे के सामने में होना चाहिए, अपोजिट साइड पर, और पीछे करके उसको फेंक दें। पीछे मुड़कर देखना बिल्कुल नहीं है, सीधे अपने रास्ते पर चले जाएं वापस घर। तो घर आएँ और अपने हाथ पाँव को ज़रूर धो लें, क्योंकि चौराहों पर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल, इसलिए चौराहों पर बहुत से उतारे भी किए जाते हैं। कुछ ये जो हमने जैसे भी हमने रेमेडी बताई वो भी चौराहों पर ही की जाती है और वहाँ नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इसलिए जब भी आप चौराहों से वापस आएँ तो अपने हाथ पैर ज़रूर धो लें घर में आने के बाद। बिल्कुल, तो ये चीज़ कर लीजिए। अगर जो भी प्रॉब्लम है शनि को लेके वो ये उपाय कर सकता है। तो मैम इसके साथ में भारती एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी कि बहुत से लोग ना, जिनको पता भी है कि हमारे कुंडली में शनि कुछ चीज़ों के लिए सही हैं लेकिन उनकी डिग्री कम है या किसी और वजह से कम रिजल्ट दे रहे हैं, तो हम नीलम नहीं पहन सकते, एक्सपेंसिव भी होता है। इसके साथ में ना वो चीज़ एक बताती हूँ व्यूअर्स को जो सब बहुत नई होगी सबके लिए। आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में ना एक पर्टिकुलर एक जड़ी बूटी भी हमारा वैसे ही काम करती हैं जैसे हमारे स्टोन्स काम करते हैं, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें जैसे हम क्रिस्टल्स पहनते हैं या हम रुद्राक्ष पहनते हैं, ऐसे ही औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ काम करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसी जड़ी बूटी जिसको हम कहते हैं बिच्छू बूटी। बिच्छू मतलब जो स्कॉर्पियन जो है, ठीक है, बिच्छू बूटी। जी, बिच्छू बूटी ये शनि के लिए काम करती है।
ओके। ये ज़्यादातर आपको जो पहाड़ी इलाका है ना, ज़्यादातर तो हिमाचल वगैरह में ये ज़्यादातर मिलती है। इसको हमें क्या करना चाहिए, किसी भी शनिवार के दिन, फ्राइडे के शाम के टाइम पर जाकर किसी भी ऐसे पेड़ के पास जहाँ जो बिच्छू बूटी कही जाती है, उस पेड़ के पास जाकर आप उसको हाथ जोड़कर निवेदन करें कि जी मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे फ़लाँ फ़लाँ चीज़ के लिए आपकी मदद चाहिए और कल मैं आपको फ़लाँ टाइम पर लेने आऊँगा, आप मेरे साथ चलना। अगले दिन शनिवार के दिन जो भी आपने टाइम वहाँ बोला उस टाइम पर वहाँ पहुँचें और थोड़ा सा जल, दूध, थोड़ा सा फूल पत्र इत्यादि वहाँ कर थोड़ी सी जड़ तोड़ लें। अच्छा। बिच्छू बूटी की थोड़ी सी जड़ तोड़ लें और उसको किसी भी चांदी के ताबीज़ में डालकर अपने मंदिर में रखें। थोड़ा सा वहाँ दिया इत्यादि करने के बाद शनि महाराज का थोड़ा सा मंत्र जाप कर लें और अपनी प्रार्थना ज़रूर रख दें। ओम शम शनैश्चराय नमः यही कर लें। अदरवाइज जो उनका बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, ये कर सकते हैं तो ये 108 बार कर लें। अदरवाइज ओम शम शनैश्चराय नमः 108 बार करने के बाद उस बूटी को जो अपने पिरोई है ताबीज़ में उसको काले धागे में पहन लें। ओके। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाली है बिच्छू बूटी। तो मतलब जैसे मैम ने बताया कि आपको जो जैसे मैम ने प्रक्रिया बताई है उसे कैसे प्रयोग में लेके आना है, वो पूरा तरीका मैम ने एक्सप्लेन किया, तो आपको उसी तरीके से वो धारण करनी है। जी बिल्कुल। तो मैम बार बार आ रही है रत्न को लेके बात है, जैसे अभी आपने भी पहन रखा है, मैंने भी पहन रखे हैं। जी जी जी। तो क्या है इनका मेन रीज़न, क्या है, ये क्यों पहनने चाहिए? देखिए कई जगह तो मैंने भी सुना कि जी स्टोन कुछ नहीं होता, इनको नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर मैं खुद अपनी खुद की कुंडली की बात करूं तो मैंने अगर पहना है तो ऑब्वियसली कुछ देखकर पहना है। तो इनका क्या इफेक्ट होता है, तो जी बिल्कुल होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। इसको पहनने से पहले अब हर कोई अगर ये चाहे कि जी मुझे तो गुरु को अच्छा करना है तो मैं पुखराज पहन लूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहनने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन कैसी है वो डिपेंड करता है। अगर वो आपको कुछ नेगेटिव देने वाले हैं और आप उसको और स्ट्रॉन्ग कर ले रहे हैं तो वो और ज़्यादा नेगेटिव करना शुरू कर देगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं है तो आप पुखराज धारण नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको कि अगर गुरु आपके 10 नंबर की राशि में है, यानी कि मकर राशि में, वो नीच राशि के हो जाता है जी। और वो भी जाकर बैठे वो द्वादश भाव में या आपके अष्टम भाव में, तो यहाँ पर गुरु की पोजीशन को कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। एक तो नीच राशि में, ऊपर से अगर उनकी डिग्री भी कम हो जाए तो ये सोने पे सुहागा हो गया, मीन्स नेगेटिव साइड पर। अष्टम भाव नीच राशि का और डिग्री वाइज भी कम। ग्रहों की डिग्रियां भी देखना उतना ही ज़रूरी है, नक्षत्र देखना भी उतना ही ज़रूरी है कि वाकई में ये नीच के हैं या नहीं है, क्योंकि कुछ डिग्री ऐसी है जहाँ पर वो ऊपर आकर उससे वो नीच नहीं रह जाते। तो यहाँ पर अगर ऐसी पोजीशन है और कोई अपनी मर्जी से या किसी के भी कह देने पर अगर आप पुखराज पहन ले रहे हैं तो आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा, पूरा डाइजेशन सिस्टम हिल जाएगा, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ भी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, आपका फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और उस वजह से फिर हेल्थ इश्यूज़ और होंगे जी। तो ये इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है। इस चीज़ को कोई चाहे तो आजमा कर भी देख ले। मैंने ये पहना हुआ है और ये आज से नहीं है, मुझे कम से कम 20 से 25 साल हो चुके हैं इसको पहने हुए, पुखराज को पहना है। ये मैंने जो पहना अभी इसको देखिए, ये ओपल है जी, क्योंकि हम इस चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं कि कब कैसे कहाँ गोचर हो रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। तो इसको कभी कभी मेरे वीडियोस में जो व्यूअर्स मेरे जो रेगुलर देखने वाले हैं वो समझते होंगे, देखते होंगे इस चीज़ को कि कभी ये मेरे फिंगर में होता है और कभी नहीं होता है। ऐसा क्यों? जिस हिसाब से गोचर होता रहता है उस हिसाब से मैं इनको चेंज करती हूँ, सिर्फ ओपल को। क्योंकि ये मेरा खर्चा भी कराने वाला है। ये मुझे अगर कुछ चीज़ों को देने वाला है तो ये मेरा खर्चा भी कराएगा, क्योंकि बहुत से ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं ना जी, गुरु के पास भी है, शुक्र के पास भी है, तो एक अगर अच्छी है तो दूसरा कुछ नेगेटिव भी तो दे रही है बिल्कुल उस हिसाब से। तो ये तो खैर हम समझ रहे हैं तो कर लेते हैं, लेकिन आम जनता नहीं कर पाती, तो इसलिए स्टोन को पहनना बड़ा देखभाल कर ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोला मैं इसके लिए ये स्टोन होता है, बुध कमज़ोर है तो जी मैं बिज़नेस के लिए अपना मैं पन्ना पहन लूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए बुध इतना ही फेवरेबल है कि जो पन्ना पहनने से अच्छा ही अच्छा रहेगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मैम काफ़ी चर्चा हुई ग्रहों को लेके, किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हर राशि को लेके आपने अच्छे से बताया। तो मैं बात करती हूँ आने वाले जो त्योहार हैं जी, त्योहारों का बहुत महत्व होता है जी, बहुत महत्व, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिवरात्रि को लेके जी जी। तो मतलब शिवरात्रि पे हमें किस तरीके से अपने होता है ना कि शिव से कैसे आराधना करें कि हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाए,
तो उसे कहीं ना कहीं रेमेडी के रूप में लोग बता भी रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि आप भी कोई ऐसी रेमेडी शेयर करो कि जो हमारे व्यूअर्स इस टाइम हमें देख रहे हैं वो उस चीज़ को करें और उसका कहीं ना कहीं लाभ उठाएं। जी बिल्कुल भारती, रेमेडी तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ना एक बात जो अभी अभी जहन में उत्पन्न हुई है, शायद शिव ने खुद डाली कि ये तो ज़रूर बोल ही दो, कोई करे ना करे। आप शिवरात्रि को ना रेमेडी के तरीके से ना लें। ये दिन सिर्फ रेमेडी का नहीं है, समर्पण का है जी। शिव वो एक ऐसा तत्व, वो भगवान, वो आकृति, वो जिस तरह से आप उसको चाहें, एक बार आप समर्पण कर कर तो देखिए, आपको कुछ रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आपको ग्रहों को सही करना है तो वो है, कुछ आपको धन संपदा लक्ष्मी चाहिए तो भी वो है, आपको कोई भी कष्ट है जीवन में, इवन आयु तक का भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो उसके लिए भी शिव है। जैसे कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर फांसी की सज़ा दे दी, उसके बावजूद सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो राष्ट्रपति जी। तो ऐसे ही अगर हेल्थ इश्यूज किसी को, किसने भयंकर से भयंकर रोग हो चुके हों, मैं उसको आपको इसके एग्जाम्पल कोट कर सकती हूँ। किसी को भयंकर लास्ट स्टेज का कैंसर हो चुका था, ये बॉम्बे की केस की बात है। महामृत्युंजय मेरे फादर ने ही उनको रिकमेंड किया था कि आप इनके लिए ना, सिर्फ ये चीज़ बची है, डॉक्टर्स ने एक तरह से जवाब दे दिया था जी। महामृत्युंजय कराइए आप इनके लिए, और सही तरीके से करवाइए, विद्वान पंडितों से करवाइए। उन्होंने उनकी बात मानकर करवाया इस चीज़ को। आप यकीन नहीं मानोगे भारती, इस चीज़ को, मतलब अगर अगले पॉडकास्ट में हो सका तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अगर ला सकें तो लाकर ज़रूर दिखाएंगे। जो स्टेज उनकी 3rd स्टेज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी कि 4th स्टेज पर आने ही वाले हैं, लेकिन एक बार उनकी, क्योंकि साथ साथ कीमोथेरेपी और मेडिसिन सब कुछ साथ में चल रहा था, साथ में वो उन्होंने महामृत्युंजय भी करवाया। अगली जो उनकी रिपोर्ट्स आनी थी उसमें वो चीज़ें कम दिखी, डॉक्टर्स हैरान। कुछ दिनों के बाद उन्होंने वापस वो टेस्ट करवाए। आप यकीन मानिए, शिव की ऐसी कृपा उन पर हुई कि उनका कैंसर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, जो कि डॉक्टर्स जवाब दे रहे थे उनको। और अगले कुछ एक महीनों में वो ऑलमोस्ट नील महामृत्युंजय मंत्र से। ये पावर मंत्रों की तो है ही, ये भगवान शिव की कृपा है। बिल्कुल, कहते हैं किसी रेमेडी की तरह से मत लीजिए इस दिन को। ये दिन को समर्पण, अपने आप को, पूरे कष्टों को समर्पण कर दीजिए कि भगवान शिव के चरणों में मेरा सब कुछ, बस ये है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात को इस तरह से कर एक बार देखिए तो सही। रही बात रेमेडी, क्योंकि इंसानी दिमाग है हमारा, ह्यूमन माइंड जो है ना, वो रेमेडी चाहता है जी, बिल्कुल चाहता है कि कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिले। तो देखिए जी, सबसे अच्छी चीज़ें हैं भगवान शिव को ना, अगर आप लक्ष्मी की कामना से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे फाइनेंसिस में बहुत कुछ मिल जाए, अबेंडेंस मिले, बहुत लक्ष्मी आ जाए, पैसा आ जाए, तो यहाँ पर कोई भी मीठी चीज़ों से रुद्राभिषेक करा लीजिए। अच्छा, मतलब कुछ मीठा डाल के, गन्ने के रस से कराइए, जल के अंदर, पानी के अंदर आप शहद मिलाकर करिए, जो शहद के अंदर आप जो बताशे होते हैं उसको घुला दीजिए, मीन्स वो पानी जो है ना वो मीठा हो जाए। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों से अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो कहना ही क्या। और ये नियम आप अपने हर साल के लिए बना लो, या तो शिवरात्रि पर, या फिर जो सावन का महीना आता है उसमें किसी भी एक दिन, सारे दिन शिव के हैं। सोमवार हो जाए तो बहुत बढ़िया, शनिवार हो जाए तो शत्रुओं के लिए बहुत बढ़िया, फ्राइडे का दिन हो जाए तो लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा, बुधवार को कराते हैं तो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, अगर आप मंगलवार को करवाते हैं तो शत्रुओं का नाश तो होगा ही, हेल्थ इंप्रूव होगी। तो हर दिन कुछ ना कुछ आपको शिव से मिलेगा ही। अगर मैं बात एक और रेमेडी की करूं तो यहाँ पर लक्ष्मी की ही बात हम कर रहे हैं, तो कमल गट्टा अगेन, एक बताशा और साथ में कुछ 2-3 कमल गट्टे आप ले लो, और एक बेल का पत्र ले लो। इन सब चीज़ों को केवल शिवलिंग पर आप अर्पित कर दो, और बड़े भाव से, और अपनी सिर्फ लक्ष्मी की कामना के साथ कि ये चीज़ें मैं आपको बड़े भाव से अर्पित कर रही हूँ, आप मुझे जो मेरे परिवार में या मेरे अंदर जो भी लक्ष्मी की कमी है उसको पूरा कर दीजिए। देखिए फिर आप, क्या बात है। तो मैम ऐसी तरीके से बात आती है होली जी, कहते हैं शिवरात्रि के बाद सीधे होली आती है। तो होली से रिलेटेड कोई ऐसी रेमेडी या कुछ रेमेडीज़ भी हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जी जी। होली के लिए सबसे पहली रेमेडीज़ से पहले प्रिकॉशंस की बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझते इन चीज़ों को और अपना कुछ नुकसान करा बैठते हैं। जी। होली और दिवाली 2 ऐसे चीज़ें हैं जिसमें अपने उतारे किए जाते हैं, कोई टोने टूट के किए जाते हैं, तंत्र भी किया जाता है। हम सभी ने एक बहुत बार सुना है। जो होलाष्टक होते हैं ना, होली से 8 दिन पहले से होलाष्टक शुरू हो जाता है। तो इन दिनों में कुछ ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।
रेमेडी भी बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इन होलाष्टक में कोई भी शुभ काम नहीं होगा। ठीक है। कोशिश करें बहुत लंबी ट्रैवलिंग ना करें। इसके साथ में किसी के भी घर आप जाएं, कोई फ्रेंड सर्कल में है, कोई रिलेटिव्स हैं, कोशिश करें वाइट मिठाई बिल्कुल नहीं खाएं। ठीक है, मतलब कोई वाइट कलर की मिठाई नहीं खानी है। नहीं खानी, ना तो दें ना ही लें। ठीक है। ठीक है, तो इस वाइट मिठाई को ज़रूर अवॉइड करें। इसके साथ में बहुत ज़रूरी है चौराहों को जब भी आपने क्रॉस करना हो, चाहे आप पैदल हैं, 2 व्हीलर्स पर हैं, 4 व्हीलर्स पर हैं, चौराहों को बड़ा देख कर क्रॉस करें, कुछ है तो नहीं वहाँ रखा हुआ। और इवन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप चौराहों को नॉर्मली भी क्रॉस करते हैं ना, तो जैसे अभी हमने कुछ देर पहले एक रेमेडी में बात की थी कि चौराहों पर नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा होती हैं। जी। हमेशा चौराहे को बिल्कुल बीच से कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, रूटीन में भी नहीं, और होली दिवाली के दिनों में तो खास तौर से ध्यान रखें। बिल्कुल बीचों बीच से बिल्कुल ऐसे क्रॉस ना करें, थोड़ा सा साइड से ज़रूर जाएं। चाहे आपको 2 कदम ज़्यादा चलना पड़े, बिल्कुल बीच सेंटर में ना हो, चाहे आप अपनी गाड़ी से भी जा रहे हो तब भी। ठीक है, और पैदल तो बिल्कुल भी चाहिए सभी को भी। एक रेमेडी आपको मैं होली के लिए ज़रूर बता देती हूँ, जिससे कोई अगर रोना टोटका अगर आसपास में कहीं हो भी रहा होगा, तो अगर आपका बाई चांस पाँव भी पड़ जाए तो आपके पर असर ना हो। सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, होलाष्टक में जो होली से पहले के कुछ दिन हैं, अपनी पॉकेट में या तो एक माचिस रखें या फिर एक पुड़िया बनाकर रखें जिसमें काली जो राई होती है ना, या तो काली सरसों, वैसे ज़्यादा इफेक्टिव है राई, जो छोटे दाने वाली राई, उसकी एक पुड़िया बनाकर या माचिस में भरकर उसको अपने पॉकेट में हमेशा रखें। जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये चीज़ अपने साथ में ज़रूर रखिए, जिससे किसी भी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। कोई भी नेगेटिविटी हो नहीं आएगा। ठीक है, बस वो राई के दाने को माचिस में रख के अपने पास रखना है। जी, या फिर एक साबुत जो माचिस होती है भरी हुई, तीली से भरी हुई, उसको अपने पॉकेट में रखें, अपने पर्स में रखें, नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, तो कहते हैं अभी कई बार आ रही है बात तंत्र को लेके। जी, इस टाइम वशीकरण भी काफ़ी होते हैं। वशीकरण भी बहुत बार होते हैं, और ख़ास तौर से इन दिनों में जो मैंने वाइट मिठाई की बात की ना, इसमें ज़्यादा होता है। इसीलिए बचना है हमें। तो मतलब ये कंफर्म है कि अभी मेरा एक पॉडकास्ट काफ़ी वायरल है जिसमें वशीकरण को लेके काफ़ी बातें हुई हैं जी। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों का है कि सच में वशीकरण होता है क्या? देखिए, जिन्होंने सिद्धि ले ली होती है ना, वो लोग तो कर सकते हैं, वशीकरण होता है। इवन कुछ ऐसी रेमेडीज़ हमारे पास भी हैं जो अगर वाइफ चाहे तो अपने हस्बैंड को अपने अनुकूल कर सकती है, अपने हिसाब से कर सकती है। मतलब मैं एक कमेंट के द्वारा ही बताऊंगी, एक रील हमारी काफ़ी वायरल हुई है, तो उसमें एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि सबने बताया कि हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए तो आपने रेमेडी बता दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, वाइफ को कंट्रोल करना जरूरी है आजकल। तो वाइफ को बस में करने के लिए आप वो रेमेडी शेयर कर दीजिए। क्योंकि कई लोगों का यही है कि सबने हस्बैंड को बस में करना है, वाइफ को किसी को बस में नहीं करना है। बात सही कह रहे हैं, क्योंकि जी एक टाइम रहा पीछे जब लेडीज़ ने बड़ा स्ट्रगल किया, जब वो बहू बनकर जाती थी घर में, तो बड़ा कुछ उनके साथ नेगेटिव होता था। वो शायद टाइम निकल गया। टाइम निकल चुका है जी वो। लेकिन आज की डेट में मैं सारी लेडीज़ को भी ये कहूँगी कि सारी बहनें प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, आपके जो भी हस्बैंड है, इवन जो आपके इन लॉज हैं, अगर तो किसी हद तक गलत कर भी रहे हैं ना आपके साथ, आप उनको उनके हाथ पर छोड़ें, आप अपने कर्मों पर ध्यान ज़रूर दें जी। आपको वही चीज़ें आगे भी फेस करनी है, ऐसा नहीं है लाइफ यहीं तक नहीं है। और दूसरी बात, आपके जो हस्बैंड हैं, आज के बहुत से हस्बैंड्स को मैंने देखा, भाई क्लाइंट्स भी हमारे पास आते रहते हैं, बहुत सपोर्टिव भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब गलत ही हैं। नहीं, बहुत से लोग सपोर्टिव भी हैं जी। सपोर्टिव हस्बैंड्स को मैंने बहुत लोगों को देखा, तो उनका मान सम्मान करना, अपने हस्बैंड का तो वैसे भी सम्मान हर लेडी को करना चाहिए। हर लेडी को करना चाहिए, बिल्कुल। इससे ना केवल आपका बॉन्डिंग तो बढ़ेगी, लेकिन आपके घर में जो फाइनेंसेस है ना, जो आपके लग्जरी एबेंडेंस है ना, ये भी बढ़ती है जी। ये हस्बैंड्स के लिए भी है और ये वाइफ के लिए भी है। दोनों को आपस में मान सम्मान ज़रूर करना चाहिए। रही बात, अब आपने बात पूछी कि हस्बैंड्स को क्या ऐसा करना चाहिए जो वाइफ को थोड़ा वो, बिल्कुल, मतलब सब लोगों का एक ही है कि मतलब सब लोग से पति को ही वश में करना चाहते हैं, भाई पत्नी को भी तो वश में करना है। जी बिल्कुल। तो एक चीज़ आज मैं सभी जेंट्स के लिए बताती हूँ कि आप अपनी वाइफ को थोड़ा सा अनुकूल अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन आप ले लें, ठीक है जी। फ्राइडे ही वो दिन है जो हम लक्ष्मी की बात भी करते हैं, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग की बात भी करते हैं। आपको अपने घर में ना 2 झाड़ू की तीली लेनी है, जो सीख वाली झाड़ू होती है ना, उसके 2 तिनके ले लेने हैं। ठीक है। दोनों को अपोजिट कर देना है, एक का सिरा ऊपर, एक का सिरा नीचे। ठीक है। जेंट्स करेंगे ये काम, ज़्यादातर कई बार ये लेडीज़ को बताया जाता है, बट ये काम इस बार ये जेंट्स कर देखें। इसके साथ में एक और चीज़ भी है, इन 2 झाड़ू की सीख को आप अपोजिट साइड में बांध देंगे।
सबसे ऊपर, सबसे नीचे और एक बीच के एरिया से। ठीक है। किससे? किसी भी ब्लू कलर के धागे से। ब्लू कलर है राहु का, ठीक है। आप इसको 3 जगह से बांध दें और बांधते बांधते बस ये बोलते चले जाएं, मेरी जो वाइफ है वो मेरे हिसाब से मेरे अनुकूल है, मुझे सारी बात मानती है, हम दोनों का जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत है, ये बोलते जाएं। और उसको किसी भी वाइफ को बिना बताए इन चीज़ों को अपने बेड के नीचे कहीं पर भी सेफ रख दें, बेड के नीचे सेफ रख दें। और उसके बाद अब धीरे धीरे उनका बिहेवियर देखिए। तो देखिए, आप सबकी एक कंप्लेन थी ना कि पति को वश में बनाने का उपाय चल गया, देखिए अब पत्नी को वश में करने का उपाय मैम ने बता दिया है। तो जो भी ऐसा मतलब अनुकूल, मतलब ऐसा नहीं कि वश में कर लिया कि वो आपकी हर बात माने, जो जरूरी है, जो सही है, जो सही तरीके से उनको अपने अनुकूल करने वाली बात है। मीन्स अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, बिना बात पर आर्गुमेंट हो जा रहे हैं, तो उनको कम करने के लिए है ये चीज़। यहाँ पर ही मैंने वशीकरण का नाम बिल्कुल नहीं लिया है कि जी आप वश में कर लो या वो सारी बात आप जो हुक्म करो वो करेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कई बार बेसलेस चीज़ों पर बिना बात की आर्गुमेंट हो जा रहे हैं, उनको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है हर घर में होना, जो कि इस साल में चीज़ें बढ़ेंगी। बिल्कुल, तो ये रेमेडीज तो आज से ही आप शुरू कर लें। बिल्कुल करनी भी चाहिए। तो मैम मैं सूर्य का उपाय जानना चाहूँगी, क्योंकि हर किसी ने न्यूमरोलॉजी को लेके मंगल को प्रेडिक्ट किया है, मंगल को लेके ऐसी रेमेडी शेयर की है। अभी तक अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपने हिंदी नव वर्ष के अकॉर्डिंग आपने बताया कि सूर्य का ये साल है, सूर्य इस बार राजा है। तो सूर्य के लिए कोई ऐसी रेमेडी जो सबके लिए, मैं कहती हूँ कि जब राजा ही आ रहा है तो मैं कहती हूँ कि हर किसी के पास पैसे हों, घर में शांति बनी रहे, सबसे बड़ी बात है अशांति रहेगी। जैसे आपने बताया, बिल्कुल घर का माहौल बहुत खराब जल्दी से गर्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो उसे शांत करने के लिए कोई ऐसा उपाय? देखिए जी, ये बात आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला बहुत अच्छा लगा मुझे कि जब हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, मंगल की बात करे जा रहे हैं, तो राजा की भी तो बात करें, जो इस संवत्सर का राजा सूर्य है उसकी भी तो बात करें। सबकी कुंडलियों में तो सूर्य भी अच्छा नहीं होगा, या आमतौर पर अगर हम इस संवत्सर के राजा की तरह से बात करें तो यहाँ सूर्य को अच्छा रखना जरूरी है सबके लिए। हम बहुत बार कई वीडियोज में सुन चुके हैं, अपने पिता का सम्मान करना, उनके साथ अच्छे टर्म्स रखना, ये आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग करते हैं। सूर्य को रोजाना जल देना, ये हम बहुत से लोग जानते हैं और ये करना चाहिए। एक ऐसा मंत्र है जो कि हम सभी जानते हैं बट कॉन्शियस नहीं है उसके बारे में। अगर सूर्य को अच्छा करना है, नेम फेम लेना है, अपने बॉस के साथ अच्छे टर्म्स रखने हैं, अगर आप जॉब में हैं, आपको यहाँ पर प्रोग्रेस लेनी है, आपका सूर्य अच्छा होना बहुत मस्ट है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर सबॉर्डिनेट्स आपकी बात नहीं मानते, आपका बॉस हमेशा आपसे नाराज़ रहता है, तो समझ जाइए आपका सूर्य खराब है। आप में वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, जितनी मर्जी नॉलेज हो जाए, आप काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं करूं कि नहीं करूं, कैसा होगा, आपका सूर्य खराब है जी। यार दोस्त में आप बैठते उठते सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी एक छोटी सी बात के ऊपर आप डिफॉर्मेशन आपका बहुत जल्दी हो जाता है। अरे ये तो भाई ऐसा तुनुक मिजाज है, आपने कितनी किसी की हेल्प की हो, लेकिन एंड में आकर सब चीज़ों को एक तरफ कर दिया जाता है, आपको यश नहीं मिलता, ये आपका सूर्य खराब है। एक चीज़ आप सभी आप जानें कि ऐसा एक मंत्र जो हम सभी जानते हैं लेकिन बहुत कम बार उस चीज़ों को अपनाते हैं, और वो है गायत्री मंत्र। अगर गायत्री मंत्र को रोज़ाना करने का टाइम हम नहीं निकाल सकते ना, एटलीस्ट जब आप सुबह उठते हैं, जब अपना रूटीन आप कर रहे होते हैं, अपना ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, आप ऑडियो चला दीजिए अपने घर के अंदर, जो घर की अंदर की में जो उस मंत्र की जो वाइब्रेशंस मिलेंगी, आपके घर का माहौल अच्छा होगा, धीरे धीरे आपका सूर्य स्ट्रांग होना शुरू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और गायत्री मंत्र शायद सबसे बड़ा मंत्र कहलाता है। इससे आपके एक छोड़िए सारे प्लैनेट्स अच्छे होते हैं। अगर आप रेमेडी के तौर पर इसको देखें तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी तो खैर सूर्य के लिए है कि अगर सूर्य खराब है या इस संवत्सर का राजा सूर्य है तो गायत्री मंत्र सभी लोगों के लिए मस्ट है। बिल्कुल, या तो खुद से करें या कम से कम इतनी कृपा ज़रूर करें अपने ऊपर कि उसको ऑडियो में ज़रूर चलाएं। बिल्कुल, तो मतलब कह सकते हैं इस साल हनुमान जी की भी पूजा बहुत करनी है और गायत्री मंत्र का जाप भी जाप ज़रूर करिए। तो मैम आपने तंत्र को लेके बताया कि अपनी वाइफ को कैसे अपने अनुकूल कर सकते हैं जी। तो ऐसे मैम कई बार होता है कि कहीं ना कहीं लोग अपने कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक डर होता है। तो क्या तंत्र आपका वहाँ काम करता है कि कोई ऐसा उपाय है जिससे लोगों का जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, तो उसके रिलेटेड कोई उपाय हो?
एक ऐसा उपाय, एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ आपको जो सभी तरह के काम करेगी। मीन्स अगर हस्बैंड वाइफ की बात है, जो मेल्स चाहते हैं कि हम अपनी वाइफ को हम भी थोड़ा सा सही तरीके से उनके बिहेवियर को सही रखें अपने लिए, उसके लिए भी काम करेगा। जो भी लोग मीटिंग्स में जा रहे हैं, इंटरव्यू पर जा रहे हैं, वहाँ भी उनके काम में आएगा। सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, मानेगा, एग्री करेगा। क्या करना? होली आ रही है, क्योंकि होली और दिवाली बहुत शुभ दिन होते हैं किसी भी इस प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए। जी। आपको 3 चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले तगर, ये औषधियाँ हैं, तगर, कागजंगा और केसर। ठीक है। ये तीनों चीज़ों को लेकर आप कुछ दिन पहले, होली से पहले कुछ दिन पहले लाकर अपने घर के मंदिर में रख दें। ठीक है। गुलाबी रंग का गुलाल लेना है, ठीक है, साथ में। इन तीनों ही चीज़ों को 3 से 4 दिन 108 बार रोजाना, एक मंत्र बता रही हूँ, इसका जाप कर कर अभिमंत्रित कर लें। जी। ठीक है। और ये जो तीनों चीज़ें आपको मैंने बताई, इनको आप चाहें तो आपस में पीस कर बारीक चूर्ण बना लें, जिसको गुलाल में मिलाया जा सके। इन सभी चीज़ों को हमने मिलाकर जब हमने अभिमंत्रित कर लिया, ओम क्लीम काम देवाय फट स्वाहा, ओम क्लीम काम देवाय फट स्वाहा, ये आपके अट्रैक्शन को बढ़ा देगा। चाहे हस्बैंड्स इसको यूज़ करना चाहें, कपल्स आपस में यूज़ करना चाहें, कहीं इंटरव्यू पर किसी मीटिंग में आप जा रहे हैं, तो आपका अट्रैक्शन, आपका ऑरा ऐसा रहेगा कि कोई आपको ना कहे। क्या बात है। इसको अभिमंत्रित कर लें और होली वाले दिन जिसको भी लगा देंगे, या इंटरव्यू पर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप पुड़िया बनाकर अपनी पॉकेट में रख लें, इसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा। क्या बात है। हस्बैंड्स की बात आपने की थी, अगर हस्बैंड्स इस गुलाल को, अभिमंत्रित गुलाल को अपनी वाइफ पर लगा दें, तो ना अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर हो जाए तो बता दीजिएगा। क्या बात है। ओम क्लीम काम देवाय फट स्वाहा, इस मंत्र से ही समझ में आ रहा है कि इसकी कितनी पावर है। बिल्कुल। तो मैम, होली की ही बात चल रही है, तो कहते हैं काफ़ी, जैसे आपने बताया दिवाली और होली का बड़ा महत्व होता है, तो वैसे ही कहते हैं कि होली जब जलती है, होलिका दहन जब होता है, तो उस टाइम भी लोग कोई ना कोई उपाय कर रहे होते हैं। तो जनरली मेरी एक फ्रेंड है, उनसे कई बार कहते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत एस्ट्रोलॉजर आते हैं, कि उनका बहुत सारा पैसा है, लोगों ने ले लिया पर कोई वापस नहीं कर रहा। देखिए, ये आम समस्या हो गई है आजकल ना, कि लोगों ने लोन लिया, फ्रेंडली लोन ले लिया, बट अब वो दे नहीं पा रहे, या किसी भी वजह से पैसा नहीं दे रहे। होली बहुत इंपॉर्टेंट डे है बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किसी ने पैसा लिया लेकिन अब वो वापस नहीं दे रहा। जी जी जी। आप क्या करो, जिस जगह पर होली का दहन होना है वो आपको थोड़ा आसपास पता चल जाता है कि कहाँ पर होलिका लगाई जाएगी। जी 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 जी। उससे पहले, होलिका लगाने से पहले दिन के टाइम पर उस व्यक्ति का नाम उस जगह पर मिट्टी पर हो, मिट्टी से लिख दो। अगर कोई फर्श भी है तो किसी पेड़ की टहनी से लिख दो, उस व्यक्ति का नाम लिख दो वहाँ, और जिसके ऊपर होलिका लगाई जाएगी। और नाम लिखते वक्त मन में ये बोलो कि तुम्हें इसका पैसा, यानी कि तुम्हें मेरा पैसा जल्द से जल्द वापस देना है। जितनी ज़्यादा वो अग्नि जलेगी ना जब होलिका दहन होगा, उसके ऊपर वो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके माइंड में वो चीज़ें जाएंगी कि इस व्यक्ति का पैसा तुम्हें तुरंत लौटाना है, सामने से देकर जाएगा। होलिका में इतनी पावर है, क्योंकि अग्नि है, शुद्ध कर देती है हर चीज़ को। उसमें जो चीज़ें भस्म की जाती हैं, जो चीज़ें जलाई जाती हैं, वो सब शुद्ध है। बिल्कुल। इसी के साथ में अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, वही मैं पूछना चाह रही थी कि हेल्थ को लेके भी कोई ना कोई ऐसा बहुत चीज़ें होती हैं जी हेल्थ के लिए, तो बहुत बहुत अच्छे दिन है ये, खासतौर से होलिका दहन। जी। अपनी हेल्थ का ध्यान, आपको मैंने पहले प्रिकॉशन बताई कि कैसे बचना है चीज़ों से, कोई हेल्थ इशू ना आए। और हेल्थ इशू अगर घर में पहले से चल रहा है तो उसको दूर कैसे कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है, इवन जो बेड रिडन भी है, ना तो वो आर हो पा रहा, ना वो पार हो पा रहा है, आपको कैसा भी हेल्थ इशू हो, छोटा बड़ा, आपको बेसन की एक रोटी बनानी है। ठीक है। बेसन की गूंथ कर उसको एक रोटी बना लें, और उसके ऊपर सरसों का तेल 3-4 ड्रॉप्स डाल दें। और ये पूरा प्रोसेस करते वक्त ये बस मन में ये थॉट रखने हैं कि ये बीमारी बस अब खत्म हुई, अब ये खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और जब भी होलिका दहन रात के टाइम पर हो रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर से वारें और वहाँ उस रोटी को स्वाहा कर दें। ओके। धीरे 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 हेल्थ इश्यूज कम होने और होते होते खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि लोगों के हर एक घर में कोई ना कोई, या तो बच्चा है या बुजुर्ग है या खुद भी हेल्थ से लेके जूझ रहे हैं, इम्यूनिटी कम हो गई है बहुत। मतलब मैं, अगर जैसे आपने बताया, तो बहुत अच्छी रेमेडी है। और मैं कह सकती हूँ कि इससे अवसर, क्योंकि मार्च में ही होली पड़ रही है, इससे शुभ अवसर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा जी, फिर अगली होली का हम वेट करना पड़ेगा। अभी आपके पास आने वाला टाइम भी होली का ही है, तो
डेफिनेटली ये वाला उपाय कर लीजिए। अब नजर कई बार बहुत जल्दी लग वही जाती मतलब है। घर में बच्चे को बहुत जल्दी नजर लगती है, कहते हैं घर में नजर लग गई, घर को ही नजर लग जाती है। हाँ वही घर में। आपने एक नया घर बनाया है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है, या आपने बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, हाँ। जो भी आएगा देखेगा प्रेज करेगा, जी। बनता है प्रेज करना, लेकिन ऐसी चीजों से कई बार अनइंटेंशनली नजर भी लग जाती जी है। जी जी। आपको एक मैं ऐसा एक वो सिम्टम भी बताती हूँ, जैसे कई लोग सोचते हैं कि नहीं नजर नहीं होती है, लेकिन ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हो ना, तो आप समझ लेना कि नजर है। जी। आपने नया ही घर है, कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, साफ सफाई भी ठीक ठाक होती है, बट उसके बावजूद भी ना घर में ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपको नजर आते हैं। अच्छा, हाँ वो छोटे छोटे जो होते हैं, छोटे छोटे। अब आपने डोर्स भी क्लोज कर रखे हैं या आपने जाली नेट लगाए हुए हैं, उसके बावजूद भी, सफाई के बावजूद भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े छोटे आपको नजर घर में आते रहते हैं। ये इशारा है कि नजर तो लगी है। छोटे बच्चों की बात करते हैं, या तो वो खाना पीना छोड़ देंगे, दूध नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, जी, जी। बहुत ज़्यादा रोएंगे, कोई ना कोई हेल्थ इशू उनको होए जा रहा है, गैस्ट्रिक ज़्यादा हो जा रही है, या बार बार वोमिट कर रहे हैं, तो ये नज़र का इशारा है। ठीक है, तो इनको उतारने का? होली बहुत बढ़िया दिन है जी, हर एक चीज़ के लिए होली बहुत बढ़िया है। आपको क्या करना है, घर की नज़र लगी है अगर, तो अपने पाम पर पीली सरसों ले लें। ठीक है। चम्मच भर पीली सरसों अपने हथेली पर ले लें और एक जगह से शुरू करें और पूरे घर के अंदर घुमा दें, और इस पीली सरसों को ले जाकर होलिका दहन में डाल दें। ठीक है। ये सेम उपाय आप नारियल के साथ भी कर सकते हैं कि एक जटा वाला नारियल ले लें, उसको पूरे घर में घुमा दें, हर दीवार हर कोनों से छुआ दें, और ले जाकर सीधा घर में रखना नहीं है, फिर उसको 1 मिनट के लिए भी सीधा जाकर होलिका दहन में स्वाहा कर दें। ठीक है, नजर घर की नजर के घर की नज़र के लिए। ठीक है। और बच्चों की या किसी भी बड़े व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पीली सरसों हो गई, 2 लौंग हो गई, 2 दाने काली मिर्च के ले लें, थोड़ी सी साथ में राई ले लें। इन सब चीज़ों को आप एक बार उस व्यक्ति से या छोटे बच्चे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान देना है, एंटी क्लॉकवाइज वारना है, और सीधा ले जाकर आप ये हर एक मेंबर के लिए भी कर सकते हैं, मतलब घर के हर एक मेंबर के लिए, हर एक मेंबर से आपने मुट्ठी में सब चीज़ों को लिया, आपने सबके लिए अलग अलग। ठीक है। आपने एक पूरा पैकेट बनाया, अपने पाम पर सब चीज़ों को इकट्ठा रख लिया, एक व्यक्ति से या बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वारा, उसको साइड में एक जगह पर रख लिया, फिर दूसरे के लिए वो सब चीज़ों को रखा, फिर उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसको उसारा किया, फिर जगह पर रख लिया, और सीधा फिर ले जाकर होलिका दहन में स्वाहा कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है भाई, मैं तो करूँगी बच्चों के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको कर कर देखिएगा, ये आजमाई हुई चीज़ें हैं भारती। मैं आपको एक अपना खुद का एग्जाम्पल बताती हूँ। पिछले साल दिवाली की बात है, मेरे एक दूर के रिश्तेदार जिनका बच्चा हॉस्पिटलाइज था, एडमिट था, और उनका रोते हुए फ़ोन आया मेरे पास कि पढ़ना मैं प्रॉब्लम में हूँ, जबकि जनरली मेरी उनसे कभी भी एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग बात नहीं होती है, हम लोग वैसे टॉकिंग टर्म्स हमारे अच्छे हैं तो हम वैसे ही जनरल बात करते हैं, बट उन्होंने उस दिन बड़ा पहली बार पूछा कि मेरा समस्या ये है और बच्चा मेरा अस्पताल में। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा जी आप एक जटा का नारियल ले लो, अस्पताल में जाओ, उस बच्चे के ऊपर से उसारा करो, और एक काला रंग का जो धागा होता है ना, उस बच्चे की हाइट के बराबर का, उसको नाप कर नारियल पे लपेट देना और सीधा ले जाकर होलिका दहन में डाल देना। 2 दिन के बाद बच्चा घर था। क्या बात है, मतलब इतना, मतलब नज़र का भी बहुत इम्पैक्ट होता है, नज़र की भी, और साथ में जो हेल्थ इश्यूज़ कई बार हो जाते हैं ना, उनके लिए भी ये चीज़ें, होलिका अपने आप में चीज़ों को सही करने का भी एक माध्यम है। होलिका की जो स्टोरी है, हम उसकी पूजा करते हैं, क्यों मनाई जाती है वो हम सबको बहुत अच्छे से पता ही है, क्योंकि जो प्रहलाद थे, जो आज के टाइम पर ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं, तो इनकी कथा है, उनकी बुआ थी होलिका। आपको पता है होलिका को ये वरदान था कि वो कभी जलेंगी नहीं, इसीलिए ध्रुव प्रहलाद को उनकी गोद में बिठाया गया था। भगवान विष्णु की जहाँ पर इच्छा हो जाए तो वो की चीज़ कैसे ना हो। जो वरदान के साथ उनको एक चुनरी मिली हुई थी कि इसको ओढ़कर तुम बैठ जाना, ये दुशाला या चुनरी है, उसको ओढ़कर बैठना, कभी आग तुम्हें छू नहीं सकती। ऐसी हवाएं चली कि वो चाहकर भी उस चुनरी को अपने साथ नहीं रख पाई, वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर गिरी, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। जी, ये तो भगवान विष्णु की कृपा थी, माया माया, इसे ही माया कहते हैं। इसलिए कहते हैं समर्पण भाव जहाँ है वहाँ चीज़ें ऐसे पलटती हैं, आप कुछ मर्जी अपना करते रहो। सही बात है। हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग गया होगा। जो इन चीज़ों को समझता है, इस पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि मैम ने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट भी कर पाई मैम के साथ। तो मैम, व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा लास्ट मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने 2025 को
निकालें। और तो भारती, जैसा आपने कहा कि व्यूअर्स के लिए मेरा मैसेज या मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी सभी से, क्योंकि इस साल में बहुत तरह के आक्रोश बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े, तेज़ी गर्मी बढ़ सकती है। तो हम सभी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल हम ज़रूर रख सकते हैं। देश विदेश में बहुत सी चीज़ें होंगी, उथल पुथल होगी, बहुत तरह के स्ट्रेस भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को सही जगह पर सही नियंत्रण में रखते हैं, अपने परिवार को सही तरीके से रखते हैं, तो बहुत सी समस्याओं को खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। परिवारों में भी कुछ लड़ाई झगड़े, कलेश, स्ट्रेस बढ़ सकता है, तो उस चीज़ को पहले से समझकर चलें कि ऐसी कुछ परिस्थितियाँ, ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं, तो उनको हमें कैसे डील विद करना है, कैसे हैंडल करना है। अपने ईगो को, अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा। सोचिएगा कि जिस व्यक्ति के साथ मैंने इतना अच्छा टाइम बिताया, अगर आज कुछ लड़ाई झगड़े या किसी वजह से मनमुटाव हो भी गया, तो उसको मुझे कैसे छोड़ देना है, कैसे लेट गो कर देना है। फिर देखिएगा पूरा साल बहुत आसानी से निकलेगा। इवन जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम कई बार होती है ना, जो चीज़ें नेगेटिव साइड पर जा रही होती हैं, ऑटोमेटिकली आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। आजमा कर ज़रूर देखिएगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थैंक यू सो मच। तो जैसे लोग कहीं ना कहीं इस एक क्वेश्चन होगा कि मैम से आपको कहाँ मिलना है, हम मैम को कहाँ सर्च कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैम का नंबर स्क्रीन पर शो होगा ही, आप मैम से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप अपने कुंडली का दिखवाना चाहते कि कहीं ना कहीं क्या मेरे ग्रह हैं, साढ़े साथी कैसी जाने वाली है, साल मेरा कैसा निकलेगा, तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैम आपको एक सही गाइडेंस देंगी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए हर बार हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, तो मैम का भी चैनल है, तो प्लीज़ देखिए सब्सक्राइब करने में तो मुझे लगता है कोई भी चार्ज नहीं लगता है। बिल्कुल, आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मैम को, चैनल को भी और हमारे चैनल को भी। कहीं ना कहीं में एक सपोर्ट मिल जाता है जब आप लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए आपको ज़रूरत नहीं हो सकता है आपकी फ्रेंड्स को इस चीज़ की ज़रूरत हो सकता है किसी को ये मैम ने जो भी उपाय बताए हैं वो कहीं ना कहीं आपको नहीं पर आपके किसी फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करेंगे। तो शेयर करना आपका बनता ही बनता है, और लाइक से हमें क्या सपोर्ट मिल जाता है। जो भी आपके क्वेश्चन है, आप समझना चाहते हैं कि यार ये चीज़ कैसे थी, इसे कैसे करना है, और कोई भी आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट में करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप जो भी सवाल जानना चाहते हैं वहाँ पे मैम आपको जवाब देंगी ही देंगी। बिल्कुल। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नया लेके, कुछ अच्छा लेके। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।